हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिभा और आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट वन। पार्ट वन में हम बेसिकली डील करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजन से। एंड देन हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करेंगे। ऑफर हम इस टॉपिक में इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और एक्सेप्टेंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव विद द टॉपिक। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए हमारे पास बेसिक नेसेसिटी क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उससे पहले वी विल डिस्कस इट विद अ फ्लो। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन करने के लिए प्रपोजल। प्रपोजल हमारे यहाँ ये जो टर्म है वो इंग्लिश इंडियन लॉ का है। और जो जनरल टर्म हम ऑफर यूज करते हैं वो हमारा इंग्लैंड का है, दैट इज इंग्लिश लॉ। नेक्स्ट हमें जब जब भी कोई पार्टी प्रपोज करती है तो प्रपोजल के बाद हम देखते हैं एक्सेप्टेंस। यहाँ पर ये पार्टी ऑफर कर रही है कि दिस पेन इज फॉर 20 रुपीज। यहाँ पे इसने इससे पूछा इंटरेस्टेड। इफ ही एक्सेप्ट दिस प्रपोजल इन दिस एट दिस प्राइस, तो यहाँ पर इसकी एक्सेप्टेंस कंसीडर की जाएगी। अब जब अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है तो यहाँ पर ये प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रॉमिस क्या होता है? एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, राइट। अब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद कंसिडरेशन की बात होती है। कंसिडरेशन में हम लेन देन की बात करते हैं। वन पार्टी डज समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग अदर थिंग फॉर द पार्टी। दूसरी पार्टी के लिए मतलब एक दूसरे के लिए वो कुछ करते हैं या कुछ नहीं करने का प्रॉमिस करते हैं। अगर ये चार चीजें मिल जाती, तीन चीजें मिल जाती हैं, तो एक सक्सेसफुल अग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। अगर अग्रीमेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इज अ वाइडर टर्म, तो एग्रीमेंट की कहानी यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। अगर ये इफ इट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, अगर ये लॉ से इन्फोर्सिबल है, दैट इज लीगल है, अगर ये एग्रीमेंट, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इट विल रिमेन अंटिल agreement. तो इन द लास्ट वीडियो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड एग्रीमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर लीगल और इलीगल दोनों तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, राइट। सो वी कैन सी इट इन अ कंक्लूजन कि ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है एंड एनफोर्सिबिलिटी है। इसके बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, राइट। मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक, अब हम देखते हैं सेक्शन 2A जो प्रपोजल की बात कर रहा है। सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रपोजल डिफाइन करता है। प्रपोजल का मतलब होता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज। यहाँ पर एक पर्सन है। सिग्निफाई मीन्स टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट कर रहा है अदर पार्टी को, टू अनदर हिज विलिंगनेस, मतलब कि वो क्या करना चाहता है टू डू, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या फिर क्या नहीं करना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। अब यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पर ये सिग्निफाई, जो जो कुछ भी ये सिग्निफाई करेगा, ये इस सेंस से सिग्निफाई करेगा विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। अगर वो इस मतलब से नहीं पूछ रहा है कि सामने वाले की क्या इसमें एसेंट है या नहीं है, तो वो प्रपोजल नहीं कंसीडर किया जाएगा। जब भी हम प्रपोजल देंगे वहां पर हम ये देखेंगे कि ये एसेंट ऑब्टेन करने के पर्पज से स्टेटमेंट कहा गया है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब इट इज अ प्रपोजल। तो सेक्शन 2 क्लियरली डिफाइंस व्हाट इज प्रपोजल। नेक्स्ट, अगर हम इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या देखेंगे, वैलिड ऑफर दैट इज वैलिड प्रपोजल। वैलिड प्रपोजल की एसेंशियल तीन कंडीशंस होती हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, यहाँ का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 2A प्रपोजल डिफाइंड है, प्लस डेफिनेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है मीन्स राइटिंग के लिए या फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए, और इसके एसेंशियल कंडीशन प्री के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तीन एसेंशियल्स होते हैं प्रपोजल के। तो पहला है सिग्निफाई करना जरूरी है, राइट। दूसरे में हमने विलिंगनेस देखी थी, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एंड थर्ड इज द विद व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट, मतलब अगर एसेंट जानने के लिए नहीं कम्युनिकेशन किया गया है तो इट विल नॉट अमाउंट टू एन ऑफर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो हमने प्रपोजल दिया था उस प्रपोजल के बेसिस पर हम एक्सेप्टेंस देंगे, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है सेक्शन 2B में, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, मतलब ए और बी के बीच में, ए ने बी को अगर प्रपोजल दिया है तो बी को प्रपोजल दिया गया है, तो हुम प्रपोजल इज मेड मीन्स बी। तो बी क्या करेगा, इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट
अगर बी अपनी एसेंट को सिग्निफाई करता है, मतलब ए से कम्युनिकेट करता है अपनी एसेंट को, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो ये मान लिया जाएगा कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। और व्हेन द एक्सेप्टेड अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। तो अगर ए ने बी को सिग्निफाई किया है, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस को सिग्निफाई किया है, तो यहाँ पर ये प्रॉमिस कंसीडर कर लिया जाएगा। इट इज सेक्शन 2C। सेक्शन 2C में हम देखते हैं प्रोमिसर कौन होता है और प्रोमिसी कौन होता है। अब जो पर्सन प्रपोजल बना रहा है, हमने क्या देखा था, ए है, ए यहाँ पर प्रपोजल दे रहा था, बी यहाँ पर प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा था। तो जो पर्सन मेकिंग द प्रपोजल है उसको हम प्रोमिसर कहते हैं, और जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल, दैट इज बी, इसको हम प्रोमिसी कहते हैं। और इसीलिए ये दोनों मिलकर के ऑल टुगेदर एक प्रॉमिस बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा, इससे पहले डिस्कस करते हैं। ए देखा सेक्शन ए प्रपोजल, बी देखा एक्सेप्टेंस, सी देखा प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, द वर्ड इंपॉर्टेंट हियर इज टू सिग्निफाई। अब सिग्निफाई का क्या मतलब हो गया कि कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब कम्युनिकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या प्रोविजंस बताए गए हैं। यहाँ बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन हमारा सेक्शन 3 में दिया हुआ है, और हम यहाँ पर सिर्फ प्रपोजल के कम्युनिकेशन की बात करेंगे, बाकी कम्युनिकेशन हम लेटर पार्ट में डील करेंगे। तो हमने जैसा डिस्कस किया कि टू सिग्निफाई मीन्स टू कम्युनिकेट, कि हम जब सिग्निफाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। सेक्शन 3 हमारा इस मैटर में क्लियरली कहता है कि कोई एक्ट या ओमिशन है, ठीक है, पार्टी कोई एक्ट कर रही है या किसी एक्ट को करने से ओमिट कर रही है, ठीक है, और वो पार्टी ऐसा कर रही है, प्रपोज कर रही है, ठीक है, प्रपोजिंग पार्टी है। अगर वो कोई एक्ट और ओमिशन करती है जिसकी वजह से ये कम्युनिकेट होता है कि ये प्रपोजल है ना, या फिर उसका इफेक्ट ऐसा होता है कि वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक, तो ये आपका कम्युनिकेशन कंसीडर किया जाएगा। वो जनरल सेंस में हम कह सकते हैं कि सेक्शन 3 में कहा गया किसी एक्ट और ओमिशन के थ्रू अगर वो कम्युनिकेट करना चाहती है तो प्रपोजल कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम प्रपोजल बनाएंगे तो सेक्शन 9 के हिसाब से वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है जब भी हम, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये स्पोकन हो जाएगा और या रिटन, दोनों फॉर्म में है, तो ये एक्सप्रेसली हम आपको पढ़ा रहे हैं। इम्प्लाइड क्या हो जाएगा, जब हम किसी कंडक्ट के थ्रू अपनी विलिंगनेस को शो करते हैं। तो प्रपोजल अगर किसी कंडक्ट के थ्रू शो हो गया है तो ये भी वैलिड प्रपोजल कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि हम बस में बैठते हैं, और बस में बैठने के बाद हमें सपोज किया जाता है कि वी विल बाय अ टिकट, क्योंकि ये इम्प्लाइड कम्युनिकेशन हो गया प्रपोजल का कि आई एम सिटिंग इन द बस एंड आई एम विलिंग टू पे फॉर द जर्नी, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्रपोजल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेक्शन ए, 2A, बी जिसमें एक्सेप्टेंस की बात की गई, सी प्रपोजल एंड प्रपोजी। देन हमने सेक्शन 3 देखा, सेक्शन 3 में हमने देखा कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, एक्ट और ओमिशन से करेंगे। देन सेक्शन 9 देखा, वो कम्युनिकेशन जो हम एक्ट और ओमिशन से कर रहे हैं वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है, राइट। तो अभी A B C 3 9, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 बेसिकली कहना चाहता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, मतलब कि आपने देखा सेक्शन 3 में कम्युनिकेशन एक्ट एंड ओमिशन से हो रहा है, 9 एक्ट और ओमिशन हमारा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब सेक्शन 4 कह रहे हैं चलो ठीक है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा, ठीक है, व्हेन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट सेक्शन 4 के हिसाब से व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। मतलब कि अगर ए ने कहा है कि हम आपका ये घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो बी को जब ये बात पता चल जाएगी कि ए ने बी से कहा है कि हम आपका ये घर खरीदना चाहते हैं, तो उस समय कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। इलस्ट्रेशन, यहाँ पर इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये सेक्शन का इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे ये कहते हैं ए प्रपोजल बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट सर्टेन प्राइस। अब ए जो है यहाँ पर बी को हाउस सेल करने की बात करते हैं कि ये इस पर्टिकुलर रेंज में हम अपना हाउस सेल करेंगे, आर यू विलिंग टू बाय, ठीक है। अब जिस मोमेंट ए की ये बात बी को कम्युनिकेट हो जाती है, पता चल जाती है, उस मोमेंट हम मान लेंगे कि कम्युनिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रपोजल इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केस लॉ हमारा इसमें इम्प्लाइड प्रॉमिस कहा जाता है, इम्प्लाइड प्रपोजल का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा केस लॉ आ जाता है इम्प्लाइड प्रपोजल का, जिसमें अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का केस है, आरडीसी रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल का केस है। इनके केस में क्या होता है कि इन्होंने जो डिफेंडेंट्स होते हैं उन्होंने फायर ब्रिगेड सर्विसेज हायर कर ली होती हैं, ये सोच के हायर की होती हैं कि ये एंटाइटल्ड है फ्री सर्विसेज के लिए। फायर ब्रिगेड आता है, इनके यहाँ की फायर को क्लियर करता है, एंड देन दे आस्क फॉर द पेमेंट। तो इन्होंने कहा कि हमने आपसे जो भी सर्विसेज ली हैं इट इज द पार्ट ऑफ फ्री सर्विसेज। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इट इज पेड, और उन्हें कुछ कंफ्यूजन हुआ था। तो यहाँ पर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे फॉर द सर्विसेज के लिए वो यहाँ पर आई थी, मतलब कि वो यहाँ पर ये सोच करके आई थी कि हमें यहाँ से पेमेंट मिलेगा और इन्होंने हमें सामने से एक ऑफर दिया है, राइट। और इन्होंने इसी केस के थ्रू ये डिस्कस किया क्लियरली कि इट इज एन एक्सेप्टेंस कैन बी मेड बाय इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। वहां पर ऐसा नहीं होता है कि जब भी हम कोई डिलीवरी, सपोज करिए आपने जोमेटो से कोई ऑर्डर किया और कैश ऑन डिलीवरी है वो ऑर्डर, तो यहाँ पे इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि आप पे करेंगे, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर इनके साथ भी हुआ कि इन्हें पे करना पड़ा मिस्टर पोवेल को। नेक्स्ट केस हम देखते हैं, केस लॉ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस है। तो ये लालमन शुक्ला भी इंटरेस्टिंग केस है। इनके केस में क्या होता है, एक इनका नेफ्यू होता है वो खो जाता है। अब जब नेफ्यू खो जाता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो इनके घर का एक सर्वेंट होता है वो उस नेफ्यू को ढूंढने के लिए चला जाता है। जब नेफ्यू को वो ढूंढने जाता है, उसी इन द मीन टाइम जो ओनर होते हैं वो रिवॉर्ड डिसाइड कर देते हैं, 500 रुपीज या पाउंड था, ऐसे कुछ अमाउंट है। उसके हिसाब से उन्होंने हैंडबिल इशू किया कि ये पर्टिकुलर रिवॉर्ड देंगे। अब जो सर्वेंट होता है वो इनके नेफ्यू को लेकर के आ जाता है, और जब लेकर आता है उसी टाइम उसको पता चलता है कि एक ऐसा कोई रिवॉर्ड भी इशू हुआ है। अराइज होता है कि क्या ये एक्सेप्टेंस कंसीडर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्सेप्टेंस हुई है वो काम को हो जाने के बाद हुई है। मतलब वो बच्चा आ गया है, उनका नेफ्यू ढूंढ लिया गया है, उसके बाद उस पर्टिकुलर हैंडबिल के बारे में नॉलेज हुई है और एक्सेप्टेंस दी गई है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। मतलब कि आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, और आप जब किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। तो इसी बात को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने कहा कि ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी और क्लेम द रिवॉर्ड, क्योंकि इसने जो बच्चे को ढूंढ करके लाया है ये किसी रिवॉर्ड करके आया है, बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। और दूसरा कि इसको एक्सेप्टेंस सॉरी रिवॉर्ड की इसे नॉलेज नहीं थी, इसलिए भी ये एंटाइटल्ड नहीं होगा। अब हमारे प्रपोजल के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, विच इज सेक्शन 29। हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के वीडियोस में डिस्कस किया था। 29 एंड सेक्शन 56 बोथ द सेक्शंस आर इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग प्रपोजल। और यहाँ पर सेक्शन 29 में हमने डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। मतलब अगर किसी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है और आप उस पर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाते हैं। जैसे कि हमने उसमें भी लास्ट टाइम ऑयल का ही एग्जाम्पल दिया था। ये बोला कि जो ऑयल है वो हमारे, अगर आप किसी से ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ऑयल का टाइप स्पेसिफाइड नहीं है और वो 10 काइंड्स ऑफ ऑयल में डील कर रहा है, तो इस सिचुएशन में वो एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, सेक्शन 29 के अंडर। अगर सेम पर्सन मिस्टर ए अगर सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में डील कर रहे हैं, तो ये अगर आप इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का ऑयल का नेम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तब भी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऑयल में डील कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 10 में डील कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। अगर स्पेसिफाई नहीं हुआ तो ऐसे एग्रीमेंट्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, दे आर कंसीडर्ड वॉइड एंड दे आर वॉइड। इंपॉर्टेंट केसेस जो आपके प्री में बेसिकली आते हैं वो ये है विलियम वर्सेस कॉवर्डेन का केस। ये इसमें मोटिव को इररिलेवेंट बताया था, मतलब कि जब भी अगर आप कोई अ, इसमें मोटिव को इररिलेवेंट बताया था, एज एन कि आपने एक्सेप्टेंस दी है, आपने एक्सेप्टेंस किस मोटिव से दी है। मान लीजिए कि मिस्टर ए है, ठीक है। यहाँ पर हम लालमन शुक्ला का एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने जो हैंडबिल इशू किया है और बी
जो इनका सर्वेंट था वो खोज कर लेके आता है, ठीक है, इनके नेफ्यू को। अब बी किस इंटेंशन से नेफ्यू को खोज कर लाया है, पैसे की लालच से लेके आया है या नेफ्यू को फंसाने के लिए लेकर आया है, इट डज नॉट मैटर। लेकिन बी को पता था कि इसमें 500 रुपए मिलेंगे और बी लेकर के आया है, तो बी को पैसा मिलेगा, राइट। तो इसलिए इसमें विलियम वर्सेस कॉवर्डाइन के केस में कोर्ट ने कहा कि मोटिव इज इररिलेवेंट अगर बात एक्सेप्टेंस की है तो। आर वर्सेस क्लार्क का इस एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट, केस भी इम्पोर्टेंट है, ये प्री के लिए आता है, ये दोनों केसेस मोस्टली पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम का हो, नेट या एक्सेट्रा। ऑफर मस्ट बी इन माइंड। अब यही सेम बात रिट्रेट की है कि ऑफर मस्ट बी इन माइंड मतलब एन एक्सेप्टेंस विदाउट ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है कि ऑफर मस्ट बी इन माइंड, कि ऑफर का ध्यान में होना जरूरी है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले, राइट। फाइनली वील सी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। ऑफर क्लियर होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए हमने तीन सेक्शंस पढ़े बेसिकली। सेक्शन 3 कम्युनिकेशन एक्ट एंड ओमिशन से होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 9 जिसमें एक्ट इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस तरीके से भी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 4 जिसमें कहा कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। नेक्स्ट हमने देखा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में हमने नॉलेज ऑफ द ऑफर की बात की। नॉलेज ऑफ द ऑफर मैंडेटरी है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त की बात की इसमें हमने, राइट। फिर हमने विलियम वर्सेस कोवर्डाइन को देखा जिसमें बोला गया कि मोटिव इज इररिलेवेंट एंड ठीक है, ऑफर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है या ऑफर को माइंड में कीप करना ज़रूरी है, ये हमने देखा आर वर्सेस क्लार्क के केस में, राइट। नेक्स्ट हमने देखा एक्ट विदाउट नॉलेज इक्वल्स टू नो एक्सेप्टेंस, ये भी हमने लालमन शुक्ला वगैरह के केस में देखा। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड सेक्शन 9 हमने देखा। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ये भी हमने सेक्शन 29 में देखा। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द एक्सेप्टेंस का पार्ट एंड देन कंसिडरेशन एंड देन द होल सीरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये होपफुली आपको समझ आया होगा। और एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जिसमें कि हमने पढ़ा देयर इज अ सेक्शन 2A जिसमें प्रपोजल बोला गया है। प्रपोजल सर्टेन होना चाहिए। सेक्शन 29 में कहा गया है प्रपोजल के 3 एसेंशियल्स हैं। 3 एसेंशियल जिसमें सिग्निफाई करना है और विलिंगनेस चेक करनी है एंड देन विलिंगनेस चेक करने के बाद हमें उसमें एसेंट ऑब्टेन करने के लिए बात करनी है, राइट। अब सेक्शन रीड करिएगा। 3 एसेंशियल्स हैं। फिर हमने सेक्शन 9 की बात की थी, सेक्शन 3 कम्युनिकेशन की बात की थी, सेक्शन 4 की बात की थी, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त की बात की, विलियम वर्सेस कोवर्डाइन की बात की, आर वर्सेस क्लार्क की बात की एंड देन हमने अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की। देन हमने ये कहा कि सेक्शन 29 में इंडियन का कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल वैलिड होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वॉइड ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ इसमें माइंड यू कि हमने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका एक एक वर्ड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हैं। जो कुछ भी पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे and it will be very helpful for all your examinations. This is my promise. And please like, share and subscribe. And कमेंट करके बताइएगा आपको कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो आपकी या फिर कुछ आपको पढ़ना हो स्पेशली। I will definitely make the video on that and I can also give you like lectures on that. Or until then, bye bye. Thank you.